सभी को नमस्कार और जोहार। आप सभी को मेरा MKB यूट्यूब चैनल मनोज के बेसरा ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th की इकोनॉमिक्स से चैप्टर 3 गरीबी। मैं आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्वेश्चन नंबर 1 में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रोफेसर आत्मर्त्य सेन कौन थे? प्रोफेसर आत्मर्त्य सेन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वो प्रमुख अर्थशास्त्री थे, एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है? भारत में गरीबी के प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मतलब कि सभी है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में है विदेशी शासन के चलते हमारा भारत देश गरीब हो गया। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि, हमारे भारत देश में बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई। और तीसरा है कृषि का अत्यंत पिछड़ापन, कृषि का अत्यंत पिछड़ापन के कारण हमारा भारत देश बहुत गरीब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत किसे गरीब माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत किसे गरीब माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिस व्यक्ति की आय $1.25 दैनिक से कम है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत गरीबी माना जाता है। मतलब जो व्यक्ति रोज दिन की कमाई में $1.25 अगर डेली नहीं कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के नीचे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो इनमें सभी मतलब कि आपका पहला है आपका सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। दूसरा प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होती है, प्रोविडेंट की व्यवस्था फंड की व्यवस्था होती है। तीसरा है पेंशन की व्यवस्था होती है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत पेंशन की व्यवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर सी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत उद्यमी या व्यावसायिक इकाई भी आती है। ऑप्शन नंबर बी इनमें लोगों को नियमित रूप से काम मिलता है। मतलब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब ए और बी दोनों सही होगा। पहला मैं बोला उद्यमी या व्यावसायिक इकाइयाँ के अंतर्गत आने वाला संगठित क्षेत्र। दूसरा है इनमें लोगों को नियमित रूप से काम मिलता है संगठित क्षेत्र में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में हम देखेंगे ए और बी दोनों लिखा हुआ है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? इसमें भी देख सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सभी आते हैं, मतलब उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पहला आंसर में दिया हुआ है, जहाँ किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है वो असंगठित क्षेत्र आते हैं। दूसरा बोला भूमिहीन किसान, जो भूमिहीन किसान है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा लघु किसान, जो छोटे किसान हैं वो भी एक असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर MS अहलुवालिया के अनुसार भारत में गरीबी का कारण क्या है? तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का असमान वितरण। संपत्ति का असमान वितरण। अगली क्वेश्चन, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत कितना है? बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कितना है? ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें सभी। कहने का मतलब है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम भी है, बराबर भी है और अधिक भी है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या नहीं है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका औद्योगिक विकास भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। मतलब कि औद्योगिक विकास जो है ना, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? मतलब शहर में रहने वाले लोगों को भोजन के साथ भोजन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शहर में रह रहे लोग को कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। गाँव के अपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने के अपेक्षा शहर में रहने वाले लोगों को कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कारण क्यों है? कारण ये है कि गांव घर में रहने वाले लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रमी हैं, जिस कारण उन लोगों को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और जबकि शहर में रहने वालों लोगों को कम परिश्रमी, मतलब कि जैसे गांव के लोग खटते हैं, खेत में खलिहान में खटते हैं, तो उस हिसाब से शहर के लोग नहीं खटते हैं। इसीलिए उन लोगों को कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका 2100 कैलोरी जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो 54% लोग बिहार की कुल जनसंख्या का गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी में बिहार भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? गरीबी में बिहार भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दूसरा स्थान। गरीबी में बिहार भारत के राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा स्थान। गरीबी के क्षेत्र में बिहार भारत के राज्यों में से आपका दूसरा स्थान प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में इन राज्यों में से सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका ओडिशा। मतलब जब 2011 में जनगणना की गई तो उस समय भारत के राज्यों में अधिक गरीबी आपका ओडिशा था। ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी देखा गया। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या कहलाता है? गरीबी नीचे की रेखा रहना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी का सूचक। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का एक बहुत बड़ा क्या है? सूचक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्रकृति आपदा के अंतर्गत आते हैं? निम्नांकित में कौन प्रकृति आपदा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका बाढ़, जो प्रकृति आपदा के अंतर्गत आता है। उद्योग आपका आपदा नहीं कहलाएगा, कृषि आपका आपदा नहीं कहलाएगा। और बाढ़ जो है ना, जिसके कारण बाढ़ के चलते बहुत क्षति आती है। अगर किसी भी वक्त अगर मान लिया जाए प्रकृति के आधार पे, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना या फिर ज्वालामुखी फटना, इस तरह के आपदा को हम प्रकृति आपदा कहते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्धनता की माप मुख्यतया किस आधार पर की जाती है? निर्धनता की माप मुख्यतया किस आधार पर की जाती है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आय और उपभोग दोनों। तब जब निर्धनता रेखा को मापा जाता है तो आय भी देखा जाती है और उसकी उपभोग भी देखा जाता है। इस आधार पे हम निर्धनता की रेखा को हम माप सकते हैं। अगली क्वेश्चन। निम्नांकित में किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? निम्नांकित में किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी में अनाथ बच्चों में भी निर्धनता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विधवाएं पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ती है और दलित वर्ग के व्यक्तियों पर भी निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है जी, उनमें से सभी। कहने का मतलब अनाथ बच्चों में भी प्रभाव पड़ता है, विधवाएं में भी प्रभाव पड़ती है, दलित वर्गों में भी प्रभाव पड़ता है निर्धनता। अगली क्वेश्चन। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है इनमें सभी। कहने का मतलब है इनमें सभी। आपका निराकरण करने के लिए आपको कृषि विकास की भी आवश्यकता पड़ती है, अच्छी शिक्षा के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, पर्याप्त निवेश की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगली क्वेश्चन। गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी आपका दूसरा स्थान। मतलब कि गरीबी के आधार पे, है ना, जो गरीबी के आधार पे हमारा भारत कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। हमारा राज्य भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में, मतलब जो राज्य दिया गया है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनमें से सबसे 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए
आपका ओडिशा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे गरीबी राज्य कौन सा है? ओडिशा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की शुरुआत की गई, जिसके आधार पे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने की एक योजना बनाई। सरकार के द्वारा 1919 में एक योजना बनाई, जिसके तहत जितने भी बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं उनको एक छोटी सी रोजगार भी दिलाई जाती है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः किस पे आधारित है? बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः किस पे आधारित है? तो सबको पता होगा बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः किस पे है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए कृषि प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी उद्योग प्रधान है, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, मतलब कृषि और उद्योग दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान है। किस पे है? कृषि प्रधान है। और यहाँ पे आप सोचेंगे कि उद्योग प्रधान है, कि यहाँ पे देखा जाए कि हमारे बिहार में उद्योग बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे उद्योग प्रधान हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम बिहार में, उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा खेती होती है, जिस कारण हमारा बिहार अगर उसकी अर्थव्यवस्था जो चलती है तो कृषि के आधारित पे ही चलती है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य को उत्पादन का एक साधन माना जाता है। मनुष्य को उत्पादन का एक साधन माना जाता है। कैसा साधन? मनुष्य को, बच्चों को क्लास में कई बार हम बताए हैं कि मनुष्य किस रूप में पाए जाते हैं, सक्रिय साधन के रूप में, निष्क्रिय साधन के रूप में, या फिर दोनों, सक्रिय और निष्क्रिय, या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य को अगर देखा जाए तो दोनों रूप में देखने को मिलता है। हमें दोनों रूप में देखने को मिलता है। कोई सक्रिय भी होते हैं, जो कोई निष्क्रिय भी होते हैं। जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो तो सक्रिय है ही, और जो व्यक्ति जो काम में इच्छुक नहीं हो, काम करना नहीं चाहते हैं, वो तो निष्क्रिय है, सबको पता है। तो उस हिसाब से मनुष्य को उत्पादन का एक साधन माना गया, मतलब कि उत्पादन करने के लिए। तो उत्पादन करने के लिए एक साधन जब माना गया तो मनुष्यों को एक सक्रिय साधन माना गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सक्रिय साधन कहा जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है निर्धन रेखा कहते हैं, दूसरा है अमीर रेखा, तीसरा है गरीबी नहीं कहते हैं, चौथा है इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं कहते हैं। तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं उनको निर्धन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी का अर्थ होता है, मतलब कि गरीबी का अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का नहीं होना, दूसरा है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, गरीबी का अर्थ होता है न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति का नहीं होना, मतलब जितनी आवश्यकता आपको पड़ती है उसमें पूर्ति नहीं हो पाती है। मतलब न्यूनतम आवश्यकता मतलब सबसे कम आवश्यकता आपको जब पड़ती है उसमें भी आपकी पूर्ति
नहीं हो पाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी, मतलब नहीं होना। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना रुपया प्रति माह किया गया है? तो MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना रुपया प्रति माह किया गया है? मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कितने रुपये प्रति माह की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं 328 रुपया, 328 रुपया। ऑप्शन नंबर ए 328 रुपया जो MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में जो 328 रुपया प्रति माह रखा गया है, उतने कमाई होना चाहिए। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वयं सहायता समूह का प्रमुख घटक क्या है? स्वयं सहायता समूह का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है। स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख घटक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख घटक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न में कौन है? गरीबी दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न में कौन है? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, मतलब कि राज्य रोजगार गारंटी योजना भी आपका सरकारी प्रयासों के अंतर्गत चलती है। राज्य रोजगार गारंटी योजना जो सरकार के प्रयासों के अंतर्गत चलने वाली है। अगला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगली योजना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये योजना भी सरकार के प्रयासों के तहत चलाई जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि गरीबी दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न योजना के अंतर्गत चलाई जाती है। आपका होगा राज्य रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इनमें आपका अगर ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें सभी, तो यही आपका क्या होगा? सही। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई? नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपने देख चुका होगा कि नरेगा की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए 2006 में हुआ था। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। नरेगा को मनरेगा के रूप से जाना जाता है। नरेगा को मनरेगा के रूप से जाना जाता है। मनरेगा कहने का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इन्हीं योजना के तहत नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत सरकार में इनकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव में शुरुआत हुआ। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। शुरुआत में इस योजना को 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अगली क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? अंत्योदय अन्न योजना आपका ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार लेना है ना, दिसंबर होगा। 25 दिसंबर 2001 में हुआ था
अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2001 में हुआ था। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस प्रदेश में की गई? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष किस प्रदेश में की गई? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर 1997 ईस्वी को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई। हमने पहले पढ़ चुका था स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। यहाँ पे ग्रामीण रोजगार योजना नहीं बल्कि शहरी रोजगार योजना की बात कही जा रही है। तो 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना की प्रारंभ की गई थी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो मध्याह्न भोजन के आपका ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1995 ईस्वी को 15 अगस्त 1995 ईस्वी को 15 अगस्त 1995 ईस्वी को मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति आपदाएं की अंतर्गत आती हैं। प्रकृति आपदाएं किसके अंतर्गत आते हैं? प्रकृति आपदाएं जो कई तरह की घटना घटती है, बाढ़ आना, आग लगना, भूकंप आना, इस तरह की जो भी हलचल होती है प्रकृति में उसको आपदाएं के रूप में कही जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रकृति आपदाएं के अंतर्गत कौन से आते हैं। पहला है भूकंप है, चक्रवात है, आकस्मिक बाढ़ है। तो क्या है? तो इसमें आपका आंसर होगा इनमें सभी। कहने का मतलब है प्रकृति आपदाएं के अंतर्गत आपका भूकंप भी आती है, चक्रवात भी आती है और आकस्मिक अचानक बाढ़ का आना, है ना। तो ये सब आपका प्रकृति आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।